नमस्कार साथियों, आज देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी का अगला टॉपिक oogenesis यानी गैमेटोजेनेसिस पार्ट सेकंड। इससे पहले अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखा था, यानी शुक्र जनन, नर में शुक्राणुओं का निर्माण। आज देखेंगे मादा के अंदर अंडों का निर्माण, oogenesis के बारे में। तो ये दोनों प्रोसेस सेम होते हैं, लेकिन कुछ अंतर होता है। उन अंतर के बारे में भी अपन देखेंगे और इसको भी जब भी क्वेश्चन अल्टरनेट आता है स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis पर, तो जिस प्रकार अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस याद किया था उसी प्रकार से oogenesis को भी याद करेंगे। oogenesis ये सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस अपन जानते हैं कि गोनाड्स के अंदर गैमेट्स का निर्माण होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, क्योंकि गैमेट्स दो होते हैं, स्पर्म और ओवा। तो स्पर्म जो नर के अंदर, नर के टेस्टिस में स्पर्म्स का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। इसी प्रकार मादा की ओवरी के अंदर ओवा का निर्माण oogenesis कहलाएगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ oogenesis? प्रोडक्शन ऑफ ओवम या ओवा इन फीमेल ओवरी इज नोन एज oogenesis। oogenesis का प्रोसेस जो होता है उसको भी स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही तीन पार्ट में, तीन फेज में डिवाइड कर सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले दो फेज में डिवाइड किया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के तीन फेज थी, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। यहाँ पर oogenesis को भी तीन फेज में डिवाइड करेंगे। चार्ट बिल्कुल क्लियर कट चार्ट बना रखा है, एग्जाम में आप भी चार्ट बना सकते हो जब भी क्वेश्चन आता है। मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज जो है इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणन प्रावस्था। यहाँ पर कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं बनती है, तो वो मल्टीप्लीकेशन फेज कहलाएगी। ग्रोथ फेज में कोशिका के अंदर विभाजन नहीं होता है, आकार में वृद्धि होती है। और मैच्योरेशन फेज में कौन सा विभाजन होगा? मैच्योरेशन फेज में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इस प्रकार से तीनों फेज आएगी। मल्टीप्लीकेशन फेज के बारे में लिख रखा है, जो जिस प्रकार टेस्टिस या वृषण के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है उनमें समसूत्री विभाजन होता है, उन कोशिकाओं को क्या कह रहे थे? स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर भी प्रीमोर्डियम जो ओवरिक्स जो पीजीसी होती है, उन कोशिकाओं में निरंतर कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और यहाँ से जो कोशिकाएं बनेगी उनको क्या कहेंगे? oogonia। स्पर्मेटोगोनिया वहां कह रहे थे, यहाँ oogonia कहेंगे। ये कोशिकाएं भी डिप्लॉयड होगी, यानी 46 क्रोमोसोम होंगे। इन कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है। उसके बाद इनमें ग्रोथ फेज आ जाती है। ग्रोथ फेज को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं होता है, यानी अंतर क्या बताएंगे कि oogenesis की वृद्धि प्रावस्था स्पर्मेटोजेनेसिस के अपेक्षा काफी लंबी होती है। यानी oogenesis की वृद्धि प्रावस्था लंबी होती है, जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस का मतलब होता है पीतक का संश्लेषण होना। तो oogenesis यानी अंडे के अंदर ही पीतक होता है, इसीलिए oogenesis के अंदर ही ग्रोथ फेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पीतक जनन से पूर्व अवस्था, इसको भी वापस दो पार्ट, एक तो केंद्र की पदार्थ में अभिवृद्धि होती है न्यूक्लियर सब्सटेंस में, एक साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्रीज यानी वृद्धि होती है। तो ये दोनों प्री वाइटेलोजेनेसिस में आएगा। उसके बाद आता है पीतक का जनन होता है, यानी पीतक का निर्माण होता है। ये दोनों बृहद प्रावस्था। उसके बाद जो कोशिका होती है उसमें होता है मैच्योरेशन विभाजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के बाद ये जो है प्राइमरी oocyte कहलाएगी। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होगा, जिससे दो सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte, वहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे थे, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte कहलाएगी। सेकेंडरी oocyte यहाँ पर दो नहीं बनेगी, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण अंतर मैच्योरेशन विभाजन में है। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राथमिक oocyte, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में समान विभाजन होता है, जिससे दो समान सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। यहाँ पर प्राइमरी oocyte में जो विभाजन होता है वो असमान होता है। एक बहुत बड़ी कोशिका बनती है जिसे सेकेंडरी oocyte कहेंगे, एक छोटी कोशिका बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। उसके बाद सेकंड विभाजन होगा वापस दोनों कोशिकाओं में,
सेकेंडरी oocyte में वापस ये विभाजन असमान होता है, जिससे एक बड़ी कोशिका बनेगी जिसे ओवम कहते हैं, और एक दोनों वो पोलर बॉडी, उसके अंदर से भी पोलर बॉडी बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी से, और सेकेंडरी oocyte से भी पोलर बॉडी तो बनेगी। तो इस प्रकार 3 पोलर बॉडीज का निर्माण होता है और एक ओवम का निर्माण होता है। बनेगी टोटल 4 कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के बाद, लेकिन एक कोशिका बड़ी होती है जिसे ओवम कहते हैं और 3 पोलर बॉडीज बनती है, यानी केवल ओवम एक ही बनता है, एक प्राइमरी oocyte से। वहां पर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं। तो ये अंतर याद रखना है। अंतर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में किसमें है? इसमें कोई अंतर नहीं है। ग्रोथ फेज में अंतर है कि ये काफी लंबी होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, और मैच्यूरेशन में अंतर क्या हो गया? मैच्यूरेशन विभाजन असमान होता है। ये देखो चार्ट, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है, ये कोशिकाएं डिप्लॉयड होती है जिसे oombonium कहते हैं। इनमें निरंतर समसूत्री विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से कोशिकाएं बनती है। ये कहलाती है फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इससे आप चार्ट बना सकते हो, 1 से 2, 2 से 4। उसके बाद इनमें वृद्धि होती है, प्री वाइटोलोजेनेसिस और वाइटोलोजेनेसिस। अब इन्हें प्राइमरी oocyte कहेंगे। ये ग्रोथ फेज हो गई। इस प्राइमरी oocyte में देखिए ये विभाजन असमान होता है। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो असमान होगा, एक बहुत बड़ी कोशिका बनेगी जिसे सेकेंडरी oocyte कहेंगे। गुणसूत्र आधे हो गए और एक छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाएंगी। मियोसिस सेकंड होगा, ये एक बड़ी कोशिका बनेगी ओवम और एक पोलर बॉडी, इससे भी वापस 2 पोलर बॉडी, तो 3 पोलर बॉडी बनेगी और एक ओवम बनेगा। ये मैच्यूरेशन फेज कहलाता है, ये ग्रोथ फेज, और ये मल्टीप्लीकेशन फेज कहलाएगी। आगे और देखेंगे इस चार्ट को। मल्टीप्लीकेशन फेज प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस होता है, और जो कंटिन्यू इनमें विभाजन होता रहता है। जब विभाजन स्टॉप हो जाता है तो इन्हें प्राइमरी oocyte कहते हैं। फीमेल के अंदर एक और चीज है कि जो कोशिकाओं की जो संख्या होती है, oogonia और oocyte की जो संख्या होती है, ये जन्म से पहले ही फिक्स हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि बाद में उम्र भर इनके अंदर विभाजन होगा और कोशिकाएं बढ़ती रहेगी। नर के अंदर तो कंटिन्यू शुक्राणुओं का प्रोडक्शन होता रहता है, लेकिन मादा के अंदर इन oocytes की संख्या बर्थ से पहले फिक्स हो जाती है। करीब 4 लाख oocytes बनते हैं उनमें से। उसके बाद जैसे प्यूबर्टी आती है, हर महीने एक एक ओवम जो होता है मेच्योर होता जाएगा, यानी आगे की फेज होती जाएगी। ग्रोथ फेज के 2 पार्ट, प्री वाइटोलोजेनेसिस और वाइटोलोजेनेसिस। प्री वाइटोलोजेनेसिस की भी 2 पार्ट, केंद्र के पदार्थ में वृद्धि और साइटोप्लाज्म पदार्थ में वृद्धि। केंद्र का आकार बढ़ जाता है और केंद्र के अंदर गुणसूत्र बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और बतानी है आपको कि जो केंद्र के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा। उसके अलावा गुणसूत्र, लैम्प ब्रुश गुणसूत्र जो है एम्फीबिया में गुणसूत्र काफी बड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें लैम्प ब्रुश गुणसूत्र कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चेंज होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियर प्लाज्म में चेंज होने वाला केंद्र का आकार बढ़ जाता है। केंद्र, इसको यहाँ पर जर्मिनल वेसिकल कहेंगे। लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम आ गया, लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम होते हैं। आरएनए सिंथेसिस बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोलस और जर्मिनल और ऑल्सो इन्वॉल्व आरआरएनए सिंथेसिस का बढ़ जाता है एम्फीबिया के अंदर। लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम कहेंगे। साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंज होता है? साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहते हैं। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया को नेबेन कण कहते हैं। अंडाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में बढ़ जाते हैं और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया के बादल या माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स कहते हैं। गोल्जी बॉडी जो है ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती है। oogenesis के प्री वाइटोलोजेनेसिस पीरियड में कोर्टिकल कणिकाओं का निर्माण होता है, और ये कौन करेगी? गोल्जी बॉडी। इनका काम आगे आएगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। मैं आपको पूछूंगा अगर ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनी कब थी? ये है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, और इनका आगे काम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो उनका निर्माण करना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब आता है पीतक जनन। अंडाणु के अंदर साथियों रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसे पीतक कहते हैं। वो पीतक इसीलिए जरूरत होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोषण की जिम्मेदारी होती है वो अंडाणु की होती है। नर के शुक्राणु में साइटोप्लाज्म नहीं के बराबर होता है, तो ये सारा
जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसी को अपन पीतक कहते हैं और इसका निर्माण होना पीतक जनन कहलाता है। योक इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड स्टोर्ड इन एग। कुछ कोशिकाओं में बहुत ज्यादा होता है, कुछ प्राणियों में और कुछ में बहुत कम होगा, जैसे स्तनधारी प्राणी में इसका निर्माण बहुत कम होगा। पीतक का जनन जो होता है, पीतक का निर्माण जो होता है, पीतक का जो सिंथेसिस होता है, ये याद रखना जरूरी है कि वो लीवर में होता है। कभी अंडा है, ओवरी या अंडाणु में नहीं होता है, वो लीवर में होता है। और वाइटलोजेनेसिस स्टेज में वो घुलनशील अवस्था में लीवर से ब्लड के द्वारा ओवरी तक आता है और यहाँ पर उसकी अघुलनशील हो जाएगा, जिससे यॉक प्लेटलेट कहते हैं। In some vertebrate, yolk formation takes place in liver and transported by blood and deposited as yolk platelet or yolk granules. Yolk का नेचर क्या होता है? Yolk consists of protein, phospholipids and fats. अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, दो टाइप का होता है, प्रोटीन यॉक और फैट यॉक, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और फैट की मात्रा ज्यादा होती है। इस प्रकार इसमें फॉस्फेटिन और लाइपोविटिलिन दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्रेनुलर यॉक हो सकता है या प्लेटलेट्स हो सकती है। प्लेटलेट्स के अंदर दो प्रकार के प्रोटीनस सब्सटेंस होता है, ये नाम याद रखें, फॉस्फेटिन और लाइपोविटिलिन। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेटिन आर एसोसिएटेड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ लाइपोविटिलिन। वन प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है कॉम्बिनेशन? 2+1, 2 फॉस्फेटिन और 1 लाइपोविटिलिन। ये भी याद रखना है, बताना है। इस प्रकार आपको यॉक सिंथेसिस के बारे में बताना है। रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्या क्या काम है पोषण का। उसके अलावा अंडे की साइज को डिटरमाइन करता है। साथियों यहाँ पर याद रखना है कि अंडे के अंदर जितना पीतक है और वितरण उसका जिस प्रकार का है वही फिक्स करेगा आगे का डेवलपमेंट कैसा होगा, आगे का विदलन कैसा होगा, ब्लास्टुला कैसे बनेगा, गेस्टुला कैसे होगा। ये सारी चीजें अंडे के अंदर यॉक की उपस्थिति को निर्धारित करता है। ये अंडे या फॉलिकल्स के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है। oocyte में न्यूट्रिटिव सेल्स, दो प्रकार की फॉलिकल सेल्स और नट सेल्स, फॉलिकल सेल्स होती है। ग्रोइंग oocyte इज सराउंडेड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स, फॉलिकल सेल और नट सेल्स। फॉलिकल सेल्स जो होती है वो स्तनधारी प्राणी के अंदर पाई जाती है। फॉलिकल सेल और जो oocyte होता है वो दोनों मिलकर कहलाएगी ग्रेफियन फॉलिकल। ग्राफ नामक वैज्ञानिक से ग्रेफियन फॉलिकल कहलाती है, जिसमें एक कैविटी होगी जिसे एंट्रम कहते हैं। तो एंट्रम जो होता है उसके अंदर पदार्थ भरा रहेगा और ये सारी चीजें आपको बतानी है कि किस प्रकार फॉलिकल सेल्स सीक्रेट्स विच कुछ पदार्थ सीक्रेट करती है जिससे oocyte को पोषण मिलता है। नट सेल्स जो होती है ये भी इसको पोषण का काम करती है कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। अब आता है मैच्यूरेशन विभाजन। मैच्यूरेशन विभाजन आपको बताया था असमान होगा। एक बड़ी कोशिका बनेगी जिसे सेकेंडरी oocyte कहेंगे और एक छोटी कोशिका बनेगी जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। तो ये याद रखना है कि oogenesis में मैच्यूरेशन विभाजन असमान होगा, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं कि मैच्यूरेशन ऑफ oocyte कंटिन्यूड एट पुबर्टी। जब जन्म होता है बच्ची का तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte एट बर्थ 6 लाख से 8 लाख तक फिक्स होते हैं, एवरेज 4 लाख के आसपास होते हैं। तो ये संख्या जन्म से पहले यानी जन्म तक फिक्स हो जाती है, जन्म के बाद इनमें कोई वृद्धि नहीं होती है। ऑल प्राइमरी oocyte आर अरेस्टेड इन डिप्लोटिंग स्टेज। डिप्लोटिंग स्टेज किसकी होगी? मियोसिस की। यानी प्राइमरी oocyte में क्या स्टार्ट हो गया? मैच्यूरेशन विभाजन हो गया, यानी मियोसिस स्टार्ट हो गया। मियोसिस की भी लेप्टोटिन, जाइकोटिन, पकाइटिन और डिप्लोटिन स्टेज आ गई। वहां पर ये अरेस्ट हो जाता है टिल प्यूबर्टी। जब तक बच्ची में यौवन अवस्था नहीं आती तब तक सारे प्राइमरी oocyte इस अवस्था में रहेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आप ये सारा यही अरेस्ट हो जाएगा। जब प्यूबर्टी आती तो क्या होता है? द नंबर ड्रॉप्स अबाउट 40,000 रह जाते हैं, यानी 10% भी रह जाते हैं। प्यूबर्टी राइजिंग एफएसएच ट्रिगर स्टार्ट टू ओवरिन साइकिल। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे अपन, उसमें एफएसएच होता है, हर महीने में एक ओवा मैच्योर होता है। जब ओवरिन साइकिल होता है तो उसके बाद हर महीने एक एक बनता है। तो टोटल अगर फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ अपन गिने 15 साल से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और 45 साल तक हर महीने एक एक बनता है, तो करीब 400 ओवा एक फीमेल अपनी लाइफ में प्रोड्यूस करती। बने कितने थे? 4 लाख से 8 लाख तक फॉलिकल्स थे, उनमें से केवल
400 अंडाणुओं का निर्माण होता है ओवुलेट इन द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए फीमेल। तो ये आपको आंकड़े याद होने चाहिए। ये चार्ट सबको अच्छी तरह से याद होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का भी बनाया था, यहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस में सेम था 1 से 2। ये क्या कहलाएगी? oogonia। ये सारा फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन 1 से 2, 2 से 4 माइटोसिस हो रहा है, oogonia कहलाएगी। इसमें प्राइमरी oocyte कहलाएगी, वृद्धि होगी, वृद्धि काफी लंबी होती है। अब ये अंतर आता है मैच्योरेशन, विभाजन असमान होगा, एक बड़ी कोशिका एक छोटी, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, वापिस विभाजन हुआ और ये ओवम कहलाएगा और ये पोलर बॉडीज कहलाएगी। ये 3 पोलर बॉडी बनेगी, इससे भी 2 बनेगी, ये 3 पोलर बॉडी और ये ओवम बनेगा। ये चार्ट अच्छी तरह से सबको याद होना चाहिए। और ये स्टेजेज होती है, oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और ओवम। ये सारी चीजें oogenesis के अंदर आती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखें तो स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म, उसमें 5 अवस्थाएं होती है। यहाँ पर 3 अवस्थाएं, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ और फेज ऑफ मैच्योरेशन होगा, असमान होगा। वहां पर 1 से दोनों कोशिकाएं समान थी, 2 से 4 कोशिकाएं समान थी। तो इस प्रकार से आपको अंतर भी याद होना चाहिए और ये चार्ट के द्वारा ही आपको इसको समझाना है, ये दोनों में डिफरेंस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कहाँ होता है? टेस्टिस में, ओवरीज में। टोटल पीरियड ये कंप्लीटेड 74 लगता है। इसमें अलग अलग स्टेज में अरेस्ट होता है, बर्थ से बाद, बर्थ से पहले, उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम पर। ग्रोथ फेज छोटी होती है, ग्रोथ फेज लंबी होती है। योग नहीं सिंथेसिस होता है, योग का सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस में ज्यादा चेंज नहीं होता है, न्यूक्लियस में बहुत सारा चेंजेस होता है क्रोमोसोम में। गैमेट्स का फॉर्मेशन 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। यहाँ पर केवल एक ही ओवा का निर्माण होता है 1 प्राइमरी oocyte से। पोलर बॉडी नहीं बनती, पोलर बॉडी बनती है। कंप्लीशन स्टार्टेड विद इन द टेस्टिस, ये अलग अलग होता है ओवरी में और जनरली कंप्लीटेड आउटसाइड द ओवरी, क्योंकि जो सेकंड मियोसिस होता है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर होता है, यानी जो अंडा डिस्चार्ज होता है वो सेकेंडरी oocyte फॉर्म में होता है, उसके बाद उसमें मियोसिस सेकंड होगा। तो इस प्रकार से अपन ये देख सकते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये साथियों आपको अच्छी तरह से याद करना, चार्ट बनाना है और वैसे फेज बतानी टेबल के फॉर्म में। 3 फेज, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन। ग्रोथ फेज में अंतर होता है और मैच्योरेशन फेज में अंतर होता है। मल्टीप्लीकेशन फेज समान होती है, दोनों में साथ में, दोनों ही साथ में पढ़ने हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में नोट्स दिए जाएंगे और इंग्लिश वालों को ये इंग्लिश में पीपीटी याद करनी है। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब इसके बाद यूनिट का आपको टेस्ट लिया जाएगा, जिसको आपको क्वेश्चन सोल्व करके देखना है। धन्यवाद।